नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एक और अरब मुल्क भारत में लुटाएगा कुबेर का खजाना, पाकिस्तान को लगेगा झटका, कतर के अमीर ने किया बड़ा ऐलान। खबर में आगे जिक्र होगा कि अमेरिका चीन की लड़ाई में आसमान पर पहुंचे सोने के दाम, 10 ग्राम छोड़िए अब 1 ग्राम खरीदना भी होगा मुश्किल। खबर में आगे जिक्र होगा कि मिल्कीपुर जीतने के बाद चाचा का धन्यवाद, सदन में शिवपाल यादव से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि खान सर के खेल पर बीजेपी का बड़ा खुलासा, पटना में बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने को कर रहे आंदोलन, दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए धड़ाधड़ एडमिशन लेकर कमा रहे पैसा। और आगे जिक्र होगा दोस्तों कि सीएम नीतीश कुमार का भारी भीड़ कर रही इंतजार, भाजपा विधायक ने कराई पटना में कुर्मी एकता रैली। दोस्तों इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि पाकिस्तान को लगेगा एक और झटका, एक और अरब मुल्क भारत में लुटाएगा कुबेर का खजाना, कतर के अमीर ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, अरब देशों के संगठन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के एक और सदस्य ने भारत में बड़े निवेश की घोषणा की है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने ऐलान किया है कि वो भारत में $10 बिलियन यानी 83,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। ये निवेश टेक्नोलॉजी, बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में किया जाएगा। कतर के अमीर की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मंगलवार को शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर व्यापार, ऊर्जा को लेकर कई डील की है। साल 2030 तक कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भारत में अपना एक ऑफिस भी खोल लेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल सानी के बीच व्यापक वार्ता हुई और इस दौरान दोनों देशों ने अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को 14 अरब अमेरिकी डॉलर से दोगुना कर 28 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई और संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की। यहां पीएम मोदी और अमीर की मौजूदगी में दोनों पक्षों ने 2 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए। पहला समझौता रणनीतिक साझेदारी कायम करने को लेकर, जबकि दूसरा संशोधित दोहरे टैक्सेशन से बचने को लेकर है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिका और चीन की लड़ाई में आसमान पर पहुंचे सोने के दाम, 10 ग्राम छोड़िए अब 1 ग्राम खरीदना होगा मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, हाल के दिनों की बात करें तो भारत में सोने की कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसके पीछे अमेरिका और चीन के बीच चल रहे ट्रेड वॉर को वजह माना जा रहा है। आज सोने के रेट की बात करें तो 19 फरवरी 2025 को 24 कैरेट सोने की कीमत 86,058 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और अन्य देशों पर जमकर टैरिफ लगाए हैं। ट्रंप ने चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जबकि मैक्सिको और कनाडा पर भी मोटा टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर 15% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है और इससे वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ गई है और ट्रेड वॉर की चिंता बढ़ गई है। यही वजह है कि इस व्यापार युद्ध के चलते सोने की मांग दुनिया भर में बढ़ गई है। दरअसल लोग सोने को सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। जैसे ही बाजार में इस तरह की स्थिति बनती है, निवेशक अपना पैसा सोने में लगाने लगते हैं और इस वजह से सोने के रेट बढ़ने लगते हैं। यही वजह है कि भारतीय बाजार में भी सोने की कीमतें लगातार ऊंचाई पर पहुंच रही हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मिल्कीपुर जीतने के लिए चाचा का धन्यवाद, सदन में शिवपाल यादव से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर समाजवादी पार्टी को घेरा और महाकुंभ को लेकर पीएम ने कहा कि आप इस पर प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते, आप शासन पर सवाल उठाएं। अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि पहले भीड़ को लेकर सवाल उठाए, फिर उसे देखने के लिए संगम भी पहुंच गए। भीड़ देखी तो कहने लगे कि आयोजन की तिथि बढ़ा दीजिए, इसीलिए कहा था कि ये समाजवादी पार्टी दोहरे चरित्र के लोग हैं। सीएम ने इस दौरान मिल्कीपुर उपचुनाव का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल यादव का धन्यवाद, जिन्होंने मिल्कीपुर में सहयोग कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, लेकिन संक्रमित सोच का इलाज संभव नहीं है, वो अपने आप ही कूटता रहेगा। क्या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना कोई अपराध है? आस्था को सम्मान देकर आगे बढ़ना क्या कोई अपराध है? अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खान सर के खेल पर बीजेपी का बड़ा खुलासा, पटना में बीपीएससी की 70वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने को कर रहे आंदोलन और दिल्ली में मेंस की तैयारी के लिए धड़ाधड़ एडमिशन लेकर कमा रहे पैसा। जी हाँ दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर दोबारा
आयोजित कराने की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की शुरुआत हो गई है। पटना के कोचिंग संचालक खान सर छात्रों के साथ मंगलवार को सड़कों पर उतरे। बातचीत में खान सर ने कहा कि ये बीपीएससी 2.0 आंदोलन है और इसमें राजनीतिक दल को शामिल नहीं होने देंगे। वो परीक्षा को रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं। और दूसरी तरफ खान सर का खेल देखिए, बीपीएससी की 70वीं मेंस परीक्षा की तैयारी को लेकर दिल्ली में एडमिशन ले रहे हैं। बिहार भाजपा ने खान सर के खेल को पकड़ लिया है। बिहार भाजपा के प्रवक्ता नीरज कुमार ने खान सर के खेल को खुलासा किया है। उन्होंने खान सर की पोल खोलते हुए कहा कि ये मोहम्मद खान जो अपने आप को खान सर बताते हैं, जरा इनकी चालाकी को समझिए। जनाब दिल्ली में 70वीं बीपीएससी के मेंस की तैयारी के लिए धड़ाधड़ एडमिशन ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और बिहार में तमाशा कर रहे हैं। दोबारा परीक्षा होकर रहेगा, ऐसी बातें कर रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों के भावनाओं से खिलवाड़ कर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधना चाहते हैं। ये छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। भाजपा के आरोपों पर खान सर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के जो नेता भी ऐसा आरोप लगा रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए, करोड़ों रुपए फीस नहीं लिए जाते हैं। दिल्ली जैसे महंगे शहर में रहने में जितना खर्च होता है 10-15 हज़ार, इतने में हम अधिकारी बनाकर भेज देते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम नीतीश कुमार का भारी भीड़ कर रही इंतजार। भाजपा विधायक ने कराई पटना में कुर्मी एकता रैली। जी हाँ दोस्तों, पटना का मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में कुर्मी समाज के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। यहाँ पर कुर्मी एकता रैली आयोजन किया गया है और ख़ास वाली बात यह है कि इस रैली का आयोजन सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के किसी सदस्य ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्ण कुमार मंटू पटेल उर्फ मंटू सिंह करवा रहे हैं। वो पिछले कई दिनों से इस रैली की तैयारी कर रहे थे और कई जिलों से बसों में भर कर कुर्मी समाज के लोग इस रैली में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रैली के आयोजक और विधायक मंटू सिंह की पटना में कुर्मी समाज के लोग एक मंच पर जुटे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बदले ट्रैफिक नियम, इस गलती से बचे वरना कटेगा 1500 का चालान। जी हाँ दोस्तों, नोएडा में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक नियमों में बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत अब सड़क पर वाहन चलाते समय अचानक मोड़ लेने या लेन बदलने पर वाहन चालक को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने शहर में 3 स्थानों को लेन चेंज जोन घोषित किया है। यहाँ निर्धारित नियमों का पालन न करने पर चालान काटा जाएगा। नोएडा ट्रैफिक पुलिस के अनुसार चरखा से कालिंदी कुंज मोड़, जीआईपी से महामाया की ओर जाने वाला कट और दलित प्रेरणा स्थल के पास इन 3 स्थानों को लेन चेंज जोन घोषित किया गया है और इन क्षेत्रों में वाहन चालकों को 100 मीटर पहले ही अपनी लेन बदलनी होगी ताकि अचानक मोड़ लेने या लेन चेंज करने से ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विधायक सांसद पर केस दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी क्यों जरूरी? आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के मामले से शुरू हुई चर्चा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मांगी थी। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इकट्ठा किए गए सबूतों के आधार पर ऐसा किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ईडी को जांच में सत्येंद्र जैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत मिले हैं, इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत मुकदमे की अनुमति मांगी गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुमति दे भी दी है। दोस्तों आपको बता दें कि विधायक सांसद पर केस दर्ज कराने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति क्यों जरूरी है, इसको लेकर विवाद कब उठा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अगस्त 2017 में सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक रिपोर्ट दर्ज की थी और उन पर आय के ज्ञात स्रोतों से ज़्यादा संपत्ति हासिल करने का आरोप था और इसी के बाद ईडी ने भी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच शुरू की थी। आरोप लगाया गया था कि जैन ने विभिन्न कई कंपनियों के जरिए धन शोधन किया था और इसके बाद ईडी ने 30 मई 2022 को धन शोधन के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया था। तब से वो जेल में थे और दिल्ली की एक अदालत ने अक्टूबर 2024 में मुकदमे की प्रक्रिया में देरी के आधार पर जमानत दे दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एलन मस्क ने बना दिया दुनिया का सबसे पावरफुल एआई। चैट जीपीटी को लेकर डीप सीक तक हुए फेल। जी हाँ दोस्तों, एलन मस्क ने एआई के क्षेत्र में लंबी छलांग लगा दी है। मस्क की कंपनी XAI ने दुनिया का सबसे ताकतवर एआई टूल बना दिया है और इस एआई बॉट को धरती का सबसे स्मार्ट एआई बताया जा रहा है। दोस्तों कंपनी ने दावा किया है कि ये एआई मॉडल अभी मौजूद दूसरे मॉडल के मुकाबले मैथ, रीजनिंग और साइंस के मामले में काफ़ी आगे है। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान के हो जाएंगे टुकड़े टुकड़े, 1971 जैसा होगा हाल, संसद में ही पाकिस्तानी ने शहबाज की बजा दी बैंड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में इस्लामिक धर्मगुरु और सांसद मौलाना
फजलुर रहमान ने पाकिस्तान को 1971 की याद दिला दी है, जब पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बन गया था। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि बलूचिस्तान के 5 से 7 जिले टूटकर स्वतंत्रता की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए चेतावनी दी है कि ऐसी ही स्थिति एक बार फिर बन सकती है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खुलासा किया कि अगर बलूचिस्तान के जिले स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं तो यूएन उनकी स्वतंत्रता को मान्यता दे सकता है। और इसके अलावा सेना पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ताकतवर लोग बंद कमरों में फैसला करते हैं जिसे सरकार को मानना पड़ता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले लालू यादव जाएंगे जेल, बन रहा है अजब संयोग, क्या करेंगे तेजस्वी। आपको बता दें दोस्तों कि बिहार चुनाव से ठीक पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को लेकर राज्य की राजनीति में तूफान आ गया है। लालू को लेकर उनके बेटे तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक दिन लालू यादव को भी कर्पूरी ठाकुर की तरह भारत रत्न मिलेगा। तेजस्वी यादव के इस बयान पर जेडीयू और बीजेपी ने जहां घेरना शुरू कर दिया, तो वहीं बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू यादव पर एक बार फिर से जेल जाने का खतरा भी मंडराने लगा है। जांच एजेंसी सीबीआई की तरफ से लालू यादव को लेकर जो खबर आ रही है उससे उनके शुभचिंतकों की चिंता बढ़ सकती है। साल 2022 में सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू यादव पर लैंड फॉर जॉब मामले में एफआईआर दर्ज किया था। पिछले साल सितंबर महीने में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को केस चलाने की मंजूरी दे दी थी और इसके बाद से ही लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई थी। और इस मामले में लालू यादव के अलावा उनके पुत्र तेजस्वी यादव सहित परिवार के और सदस्य भी आरोपी हैं। इस मामले में अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट 21 फरवरी को सुनवाई कर सकती है और शुक्रवार को होने वाली सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी का भरोसा, सीएम नीतीश का चेहरा और सज जाएगा अंग का सियासी समीकरण। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 24 फरवरी को भागलपुर पहुँच रहे हैं, जहाँ वो किसान संवाद समारोह में भाग लेंगे। और इस कार्यक्रम की जोर शोर से तैयारी एनडीए की तरफ से की जा रही है ताकि प्रधानमंत्री का ये दौरा चुनावी साल में एनडीए के लिए अंग क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन का रास्ता आसान बना दे। इसकी कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री के लिए भागलपुर कितना महत्व रखता है आप इसी से समझ सकते हैं कि केंद्रीय बजट में भागलपुर के लिए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है, जो आने वाले समय में भागलपुर की तस्वीर बदल सकती है। दरअसल भागलपुर कई दृष्टि से प्रसिद्ध है, शिक्षा से लेकर कतरनी चावल, भागलपुर का दूधिया मालदा आम, जर्दालू आम की विशेषता सहित भागलपुरी सिल्क से भागलपुर और बिहार की खास पहचान भी बनती है। इसे आगे बढ़ाने के लिए भी बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार कई उपाय कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टीवी, एसी, सोफा सब कुछ चुरा कर ले गए मनीष सिसोदिया। बीजेपी विधायक ने लगाया चोरी का आरोप, कहा दरवाजे और पंखे तक नहीं छोड़े। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। पटपरगंज से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक रवि नेगी ने दावा किया है कि सिसोदिया अपने विधानसभा कैंप कार्यालय से एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी, पंखे और साउंड सिस्टम सहित तमाम सरकारी सामान चुरा कर ले गए। नेगी ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए सिसोदिया को नोटिस भेजने की बात कही है। दोस्तों, रवि नेगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक मनीष सिसोदिया ने चुनाव से पहले ही अपना असली चेहरा दिखा दिया था। पटपरगंज के विधानसभा कैंप कार्यालय से एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी, पंखे और अन्य सामान चुरा कर ले गए। भ्रष्टाचार की हदें पार हो चुकी हैं और जनता के हक की रक्षा के लिए हम इन्हें बेनकाब करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले, कांग्रेस की शर्मनाक हार, सपा के लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। जूनागढ़ महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी को बड़ा जनमत मिला है। 68 नगर निगमों में से अब तक 57 के परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिनमें से 54 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस और 2 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। बाकी 11 नगर निगमों की मतगणना जारी है, जिनमें से अधिकांश पर बीजेपी जीत की ओर अग्रसर है। जानकारी के अनुसार नगर पालिकाओं में बीजेपी ने 653 सीटें हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 60 सीटें मिली हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 44 सीटें हासिल की हैं और बसपा ने 5 सीटें जीती हैं, तो आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें हासिल की हैं और अन्य ने 4 सीटें जीती हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत विरोध से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, फिलिस्तीन के लिए बुलाई गई ओआईसी की बैठक में अलापा कश्मीर का राग और उगला जहर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को लेकर अपना जहरीला राग
छोड़ा है। शहबाज सरकार ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC की बैठक में भारत के खिलाफ जहर उगला और कश्मीर को लेकर अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है। संयुक्त राष्ट्र में OIC राजदूतों की फिलिस्तीन पर एक विशेष बैठक के दौरान उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कश्मीर को लेकर राग अलापना शुरू कर दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर और फिलिस्तीन के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार का इस्तेमाल करने की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूक्रेन में तैनात होंगे भारत और चीन के 1 लाख सैनिक, जेलेंस्की के शांति सेना के प्रस्ताव पर चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध विराम समझौते के तहत अपने देश के लिए सुरक्षा गारंटी मांगी है। जेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन में सैनिकों की शांति सेना तैनात की जानी चाहिए। पूर्व चीनी कर्नल और डिफेंस एक्सपर्ट झाओ बो ने कहा कि उनके देश के सैनिक रूस यूक्रेन में होने वाले किसी भी युद्ध विराम समझौते को बनाए रखने में मददगार हो सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने भारत के रोल को भी इसके लिए अहम कहा है। उन्होंने कहा है कि चीनी सैनिक भारत जैसे गैर नाटो देश के साथ मिलकर यूक्रेन में काम करें तो ये कारगर साबित हो सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आधी रात को अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक आतंकवादी ठिकानों को बनाया निशाना। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अफगानिस्तान के पख्तिया और खोस्त प्रांत में एयर स्ट्राइक की सूचना मिली है और साथ ही नंगरहार के लालपुर जिले में सीमा पर अफगान तालिबान लड़ाकों और पाकिस्तानी बलों के बीच झड़प हो गई है। पाकिस्तानी सेना बॉर्डर के दोनों ओर TTP के ठिकानों को निशाना बना रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सपा ने बाहर तो CM योगी ने विधानसभा में दिखाए तेवर, बोले मौलवी मौलाना का प्रदेश नहीं बनने दूंगा यूपी को। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का पहला दिन मंगलवार को हंगामेदार रहा। एक और मेरठ से सपा विधायक अतुल प्रधान गले और हाथों में बेड़ियां डाले सदन के बाहर दिखे, तो वहीं CM योगी ने अवधी, ब्रज और भोजपुरी भाषा को लेकर समाजवादी पार्टी के विरोध का सदन में करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सपा नेताओं के बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े और बाकी जनता उर्दू पढ़कर मुल्ला मौलवी बने। हम इसे कठमुल्लों का प्रदेश नहीं बनने देंगे। 20 फरवरी को योगी सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी विधानसभा में उर्दू और अंग्रेजी बोली को लेकर हुई भारी बहस। CM योगी का बयान आया सामने, सपा को बताया दोहरा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा में यूपी की स्थानीय बोली को लेकर पक्ष और विपक्ष पार्टियों के बीच जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने फ्लोर लैंग्वेज में अंग्रेजी की जगह उर्दू भाषा करने की मांग की और अंग्रेजी को जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया है, जिसे लेकर CM योगी काफ़ी भड़क गए थे और उन्होंने सदन में ही सपा पर जमकर निशाना साधा और सपा का दोहरा चरित्र बताया। CM योगी ने कहा कि विपक्ष हर अच्छे काम का विरोध करते हैं, ये अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरों बच्चों के लिए उर्दू की वकालत करते हैं। CM योगी ने जमकर सपा पर निशाना साधा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। समय आया कि अब भारत को मिले ओलंपिक की मेजबानी। नीता अंबानी ने अमेरिका जाकर की आवाज़ बुलंद। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक चेयरपर्सन नीता अंबानी ने 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए भारत के प्रयासों का जोरदार समर्थन करते हुए इसे राष्ट्रीय गर्व का विषय बताया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित वार्षिक इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन बिजनेस पॉलिसी एंड कल्चर में बोलते हुए उन्होंने भारत की आर्थिक वृद्धि पर प्रकाश डाला और असमानता को दूर करने की आवश्यकता बताई। दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से 9 ओलंपिक्स की मेजबानी कर चुकी है, लेकिन भारत अब तक अपवाद बना हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुरु ग्रंथ साहिब कतर के कब्जे में नहीं, 85 भारतीयों को मिली माफ़ी। भारत से रिश्ते पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, बार बार ये सवाल उठता है कि क्या गुरु ग्रंथ साहिब कतर के कब्जे में है। अगस्त 2024 में जब ये सवाल आया था तो भारत सरकार ने कतर से ये मुद्दा उठाया था और वहाँ जब्त गुरु ग्रंथ साहिब कतर ने तुरंत वापस लौटा दिया। अब कतर अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी भारत पहुँचे तो एक बार फिर ये मुद्दा उठा है और इस पर विदेश मंत्रालय ने साफ साफ जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि कतर के अधिकारियों के कब्जे में कोई गुरु ग्रंथ साहिब नहीं है और कतर के साथ भारत का रिश्ता एक नई ऊंचाई पर है। कतर के अमीर को PM की तरफ से रिसीव करना दिखाता है भारत और कतर के बीच किस तरह का संबंध है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी की अगर ज़्यादा सीटें आई तो नीतीश कुमार ही होंगे CM, NDA का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी हलचल काफ़ी तेज़ हो गई है।
बीजेपी ने साफ कर दिया है कि चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और जीत के बाद वही बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सीट बंटवारे से लेकर गठबंधन की रणनीति तक 2020 के फॉर्मूले पर ही बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार होगी। हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और महाराष्ट्र का फॉर्मूला बिहार में लागू नहीं होगा। बिहार में नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतने के बाद नीतीश की अगुवाई में ही सरकार बनेगी। अगर बीजेपी को अधिक सीटें आती हैं फिर भी नीतीश ही सीएम होंगे। दोस्तों, बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और चुनावी तैयारियों को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है।